नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक्टिंग पाठशाला में। मैं हूं आपका रंग मित्र आलोक शुक्ला। माफ़ी चाहता हूं कि कई महीनों से आपसे मैं बातचीत नहीं कर पाया और हालांकि बीच में मैंने जो बहुत ज़रूरी एपिसोड थे एक्टिंग पाठशाला में जो मैं विषय ले रहा हूं, एक तो मूवमेंट्स, इमोशंस और कैरेक्टराइजेशन, जिसके सवालात भी आप लोगों ने किए थे और बीच में मैंने 2 एपिसोड इसके बनाए भी थे, लेकिन वो स्टूडियो में बनाए थे तो मैं उसको अपलोड नहीं कर सकता था जब तक कि एडिट ना हो जाए। और एडिट मशीन में पड़े पड़े ये हुआ कि उसको एडिट कर रहे हैं, वो एडिट मशीन ही करप्ट हो गई, तो सारी फाइलें करप्ट हो गई और वो फिर नहीं पड़ा रहा और फिर समय गुजरता रहा। आज मौका लगा है और ये इस मौके में मैं सोचता हूँ जितना मैं आपको बता सकूँ। तो पहले तो माफ़ी चाहता हूँ और फिर स्वागत है आप सभी का। आप सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। उस व्यस्तता में अब तो सारी मतलब कि कोरोना की जो गतिविधियाँ थीं, उनको जो सावधानियाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं, तो सारा कुछ रंगमंच पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से फिर हो रहा है। और बीच में मैं एनएसडी भी गया था एक प्ले देखने के लिए। अमोघ मेरे प्रिय स्टूडेंट रहे हैं, तो उन्होंने बुलाया था, तो बड़ा बड़ा अच्छा प्ले था। समीक्षा भी लिखी थी मैंने। तो और मेरी अभी एक संस्मरणों पर एक किताब आ रही है, एक रंगकर्मी की यात्रा। तो जब भी आप देखें उसे कहीं फेसबुक में या किसी और मीडिया पे, तो उसे ले ज़रूर। मेरे 35 साल के संस्मरण हैं उसमें, जल्द ही अमेज़ॉन पे उपलब्ध होगी वो। और उसमें थिएटर का, फिल्मों का, जर्नलिज्म का जितना भी मेरा अनुभव है उसके संस्मरण हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। एक तो वो है। दूसरा, जो जितने सारे एपिसोड्स कर चुके हैं उसमें जो बचा था वो वही मोमेंट्स, रस, इमोशंस और कैरेक्टराइजेशन। तो वैसे तो आप सब पता है कि 9 रस होते हैं, सभी जानते हैं, 9 रस की बात करते हैं और उसके संचारी भाव भी होते हैं, वो 33 होते हैं। तो मतलब कि 9 रस और 10वां रस वात्सल्य होता है जो बोलते हैं, क्योंकि जो प्रेम श्रृंगार का भाव है उसको अलग रखते हैं, और वात्सल्य जो माँ का जो प्यार है उसको, बच्चे का जो प्यार है उसको अलग रखते हैं, तो इसको 10वां भाव कर दिया गया है। तो यानी कि हालांकि वो नौ रस ही बोलते हैं। तो 9 रस 10 रस तो नहीं आपने कहीं बोलती हुए देखा होगा। तो वो तो एक ही भाव के अलग अलग तरीके से उसको अभिव्यक्त करने के लिए है, अभिव्यक्त करना ही है। बोलते हैं विवाह, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से जो अभिव्यक्ति बनती हैं, अभिव्यक्तियाँ बनती हैं, वही रस होते हैं। तो उसमें कोई भी एक शब्द ले लीजिए, जैसे मतलब कि ऐसा उल्टा शब्द ले लीजिए कि मैं नाराज़ हूँ, तो आप, मैं नाराज़ हूँ, 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 मैं नाराज़ हूँ। तो इस तरीके से कुछ भी मतलब अलग अलग भाव में अलग तरीके से एक शब्द को बोला जा सकता है, किसी तरीके से बात की जा सकती है। लेकिन इससे आगे जो बात होती है, जो जब आप करेक्टराइजेशन की तरफ बढ़ते हैं तो उसके पहले मूवमेंट्स आते हैं। सबसे लास्ट में सात्विक अभिनव जिसे बोलते हैं, कि सबसे अंत में करेक्टराइजेशन होता है। मतलब उसके पहले आप प्रोसेस है उसमें पहुंच रहे होते हैं। उस प्रोसेस में हाँ, हबीब तनवीर साहब के साथ जब वर्कशॉप कर रहा था, बाद में जो मैंने उनके साथ जो प्ले किए, तो जो सीखा उनसे, जो जाना, तो वो ये है कि जो हर एक रस की, हर एक इमोशंस की लाइंस होती हैं, तो ये उनसे ही मैंने जाना। और वो सत्य है कि कैसी लाइंस होती हैं। कि अब देखिए, जैसे आप अनुभव कीजिए, आप खुद अनुभव कीजिए। आप अगर गुस्से में हैं तो क्या आप यूं यूं चल सकते हैं? गुस्सा एक ऐसा भाव जो स्ट्रेट तीर की तरह निकलता है, झट से ऐसे आप जाएंगे जब गुस्से में होंगे। ठीक है, जब आप सोच रहे हैं तो फिर आप यहाँ जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं, ऐसे इस तरीके से जो है हर एक इमोशंस की लाइन होती है। डायरेक्टर जब डायरेक्ट करता है तो वो लाइंस में उन इमोशंस को देखता है कि वो कहाँ पर ब्रेक हो रही हैं, कहाँ पर उस मोमेंट्स को ब्रेक कर सकता है, वो मोमेंट्स कहाँ तक जाते हैं। उस इमोशंस के आधार पर ही मोमेंट्स होते हैं। तो डायरेक्टर इस पर वर्क कर रहे होते हैं, जो भी प्ले डायरेक्ट करते हैं इस पर वर्क करते हैं कि आखिर मोमेंट्स कहाँ तक जाएंगे, कैसे जाएंगे।
और इसके बाद फिर वो करेक्टराइजेशन भी डिसाइड करता है आप किस तरह से वो क्या रिलेशनशिप है उसकी। मैं इसी एपिसोड में सब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, बाद में उसका मैं डिटेल करूँ तो मैं मतलब कभी संभव हो तो करूँगा, लेकिन अभी मैं इस पर ही बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने आपसे बताया, जो मैंने सीखा, जो जाना, जो अनुभव है कि हर एक इमोशंस की लाइन होती है और डायरेक्टर उसी पर काम कर रहे होते हैं कि क्या लाइन है, कैसे है, और एक्टर रिलेशनशिप के आधार पर उस चीज़ को सोच रहा होता है कि कैसी होती हैं, डायरेक्टर उसमें मदद करते हैं। तो जब इनसे आगे बढ़ के जब करेक्टराइजेशन में जाते हैं तो करेक्टराइजेशन का में हर मतलब बहुत सारे सवालात भी किए गए, मुझे अब याद नहीं है मेरे मतलब उसमें क्वेश्चन जो नीचे दिए गए थे उसमें कुछ ग्रुप्स ने किए थे, कुछ बच्चों ने किया था। तो देखिए मेथड और नेचुरल दो तरीके होते हैं किसी करेक्टर को आत्मसात करने के लिए, किसी करेक्टर को करने के लिए। तो नेचुरल जो करेक्टराइजेशन है वो तो ज़माने से है, हम नेचुरल तरीके से ही कर रहे हैं। हमारी रामलीलाएँ हों या हमारी कृष्ण लीला हो, ये मतलब कि सब नेचुरल तरीके से हमें जो समझ में आता है कर रहे होते हैं, उसमें कोई अध्ययन और कोई बहुत रिसर्च नहीं होता, वैसे भाव होता है और उस पर ही करेक्टराइजेशन हो रहा होता है। अब उसके बाद ट्रेनिंग आ गई, ट्रेनिंग सेंटर्स आ गए, तो अब उसमें मेथड एक्टिंग जुड़ गई। तो स्टानिस्लॉवस्की और ब्रेख्त दो अलग अलग ध्रुव पर बैठे हुए हैं कि ब्रेख्त बाद में मतलब हम तो हालांकि भरत मुनि को मानने वाले लोग हैं और भरत मुनि के उसमें जाएंगे तो बहुत कुछ उन्होंने बोला हुआ है, कहा हुआ है, पूरा नाट्यशास्त्री है, पंचम वेद जिसे कहते हैं। तो उस पर डिटेल से आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो लेकिन अब नए ज़माने में जो है तो बर्तोल्ट ब्रेख्त साहब की बात करने लगे और स्टानिस्लॉवस्की साहब की बात करने लगे। स्टानिस्लॉवस्की साहब जो है तो वो मेथड एक्टिंग में जाते थे और शेक्सपियर के जो पूरा थिएटर है वो उन्हीं के स्टाइल में रहे। और मतलब ये है कि अगर कुछ उसमें ऐसा होता है गुलदान तोड़ना है तो गुलदान तोड़ देते थे। ये ऐसी अजीब सी चीज़ें होती रहीं और जिसका तोड़ लेकर आए अपने ब्रेख्त साहब कि ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें आप बोल देंगे तो वो चीज़ें हो जाएंगी, आप प्रतीकात्मक रूप से उन चीज़ों को करिए तो हो जाएंगी। अब जैसे हमारे यहाँ हर टीचर आपको बताता होगा, मैं भी वही बताऊंगा कि हमारे यहाँ क्या है कि मतलब कि हनुमान जी एक तरफ से मतलब कि मंच के एक तरफ से दूसरी तरफ गए तो श्रीलंका पहुँच गए और लोगों ने समझ लिया, हनुमान जी पहुँच भी गए। तो ये एक चीज़ है। अब मेथड में ये है कि वो वहाँ पर सेट बना डालेंगे पूरा, ठीक है। अब ये चीज़ें हैं कि एकदम से उस तरीके से करने के लिए चक्कर में बहुत सारा बजट हो जाता है। तो कहीं न कहीं नेचुरल तरीका जो है तो वो मुझे लगता है ज़्यादा आत्मसात करता है। और नेचुरल तरीके में एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, ऑब्जर्वेशन। विदाउट ऑब्जर्वेशन आप नेचुरल तरीका भी है, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन वो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ये बहुत ज़रूरी है। मेथड में तो आप रिलेशनशिप ढूंढते ही हैं, क्या रिलेशन इस करेक्टर है, ये करेक्टर का रिलेशन क्या है, एज क्या है और इसका इस हिसाब से उसकी डायलॉग डिलीवरी क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, इस पर तो डिस्कशन और बातचीत आप सोचते हैं। लेकिन जैसे एक उदाहरण है कि दिलीप कुमार साहब का, उनसे बड़ा नाम तो है नहीं अभी हिंदुस्तान में एक्टिंग में, न रहेगा। तो वो एक सीन था, दृश्य था, एक पत्रकार साहब वहाँ बैठे हुए थे और उन्हीं के ज़ुबानी है, मुझे ध्यान नहीं, बस ये वाकया ध्यान है। तो इस वाकये में दिलीप कुमार साहब जो है तो एक सीढ़ी से उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, उतर रहे थे, मतलब चढ़ते थे फिर जाते थे, इस तरीके से वो रिहर्सल जैसा जो भी कर रहे थे। तो इन जनाब ने पूछा कि दिलीप साहब आप ये क्या कर रहे हैं? तो बोले यार मेरा जो सीन है उसमें मुझे बाहर से दौड़ के कहीं क्या ना हाँफता हुआ आ रहा है ऐसे करके, इसलिए मैं थोड़ा सा रिहर्स कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला आप दिलीप कुमार हैं, क्या कर रहे हैं? इसके लिए आपको इतना मतलब इसके आगे अपने आप ही उन्होंने ये चीज़ कह के ही उन्होंने सारा कुछ बता दिया। तो ये चीज़ें हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं, अब जैसे अब मेथड मतलब नहीं कि आप अगर कातिल का रोल कर रहे हैं तो आप किसी का कत्ल करके आएँ, ऐसा तो संभव नहीं है और ना कहा जा सकता है। तो इस तरीके से बहुत बहुत सारी चीज़ें मेथड होते हुए वो कहीं न कहीं नेचुरल तरीके से आ ही जाती हैं वो। तो मतलब मेथड भी आपके ऑब्जर्वेशन पर ही आधारित है। तो उसको बस मतलब कि लिखा हुआ जो है उसको आप अप्लाई करते हैं
और एक अपने अनुभव से अप्लाई करते हैं, दो एक बहुत पतली सी लकीर है। अब जैसे कुछ लोग राइटिंग सीखते हैं कि अब ये इसमें झगड़ा होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ये सब्जेक्ट होगा, फिर ये प्लॉट होगा और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो कैसे होगा, ये सारी चीज़ सीख कर फिर लिखते हैं। मैं एक बार अपना प्ले ख्वाब लेकर गया था, रामचंद्र सिंह जी करते हैं, रिटेन डायरेक्टेड बाय मी, रुड़की IIT में। वहाँ उससे सवालात किए थे कुछ बच्चों ने कि कैसे आप लिखते हैं और क्या करते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं तो दिमाग में जो जहन में जो नेचुरल तरीके जो ऑब्जर्वेशन है वो आता है और मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे ये कोई एक चीज़ बहुत परेशान करती है, कोई सोसाइटी के बारे में ज़्यादा लिख पाता हूँ मैं। और फैंटेसी नहीं लिख सकता, मेरे वो आर्ट नहीं है, वो मेरा क्रिएशन मेरे दिमाग में नहीं आता। हाँ, सोशल जो चीज़ें जो घट रही हैं उसमें से कोई चीज़ मुझे परेशान करती है, वो परेशान करती हुई चीज़ फिर मैं वो मथती रहती है, मथती हुए फिर मैं किसी एक मूड में, किसी एक समय, किसी एक लम्हे में उसको मैं लिखना शुरू करता हूँ। और ये है जैसे मेरे में एक हफ्ते की जब तक उसका कोई अच्छा से टाइटल नहीं आ जाता है और या ओपनिंग कई बार मैं करता हूँ कि नहीं होती तो मैं नहीं लिख पाता हूँ। ये मेरा अपना तरीका है। उसमें वो कहानी मुझे जो मतलब एक दिमाग में खाका होता है, लेकिन वो धीरे-धीरे लिखते-लिखते वो खुद ही मुझे डायरेक्ट कर रही होती है कि इसको किस तरीके से कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। और जब आप लिखने लगेंगे, लिखते हैं तो अब खुद ही आपको कैरेक्टर गाइड करता है, क्योंकि आपने एक खाका तो मन में तैयार करके रखा हुआ है। अब इस तरीके से अब अगर दूसरे तरीके से जाएंगे तो फिर वो कहेंगे भाई अभी तो पहले प्लॉट बनाया जाएगा, आइडिया होगा, आइडिएशन होगा, फिर प्लॉटिंग होगी, फिर उसका कॉन्फ्लिक्ट तैयार किया जाएगा, लिखा जाएगा। ये मतलब जैसे जैसे करेक्टराइजेशन में आएंगे तो उसमें भी मेथड में इस तरीके से अभी ऐसे होगा, फिर इसका पहले एज निकाली जाएगी, फिर इसका रिलेशन, फिर वो उसकी कॉस्ट्यूम दी जाएगी, फिर उसको किस तरीके से बोलेगा, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन नेचुरल में क्या, आप जो ऑब्जर्वेशन है वो करेक्टर है, आपको पता है बाप का करेक्टर है, बाप का करेक्टर है, वो काइयाँ है या फिर मतलब कि ये है कि बड़ा अच्छा है। इन दो, अगर अच्छा है या बुरा है, दो ही करेक्टर होते हैं दुनिया में हर जगह, बुरा और अच्छा, अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य, दो ही चीज़ें हैं। करेक्टराइजेशन कितने भी करेक्टर हैं लेकिन वो अच्छे होंगे या बुरे होंगे, तो बुरे का ऑब्जर्वेशन आपका एक पूरी ज़िंदगी एक होता ही होता है। अच्छे का भी ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा है, होता ही होता है। उस हिसाब से आप उसको अपने हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं। अब उसको अगर उसी तरीके के 4 करेक्ट करने को मिलेंगे तो आपको नेचुरली वो ऑब्जर्वेशन काम आएगा कि आपको देखेंगे कि अच्छा वो बुरा था तो इस तरीके से, इस तरीके उसमें वर्कआउट तो करना पड़ेगा आपको। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका ऑब्जर्वेशन और नेचुरल तरीके से जो आप करते हैं वो मेरे नज़रिए, मेरे अनुभव से मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। और जो मेथड से कर रहे हैं उनको भी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत ही पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, दोनों ही लोगों को रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन आपको विदाउट ऑब्जर्वेशन आप कुछ नहीं कर सकते। आप मतलब कि एक फैंटेसी कैरेक्टर तैयार करना है तो उसके लिए आप देखिए कैसे एक मेथड प्लान कीजिए। नेचुरल कैरेक्टर की तो नेचुरल तरीके से ही आपको करना पड़ेगा, उसमें कोई फैंटेसी मत क्रिएट करिएगा और ना करना चाहिए, तो वो नहीं करना चाहिए। जैसे अब करेक्टराइजेशन की ही बात है तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने वो किक में वो मतलब मिलेनियर का करेक्टर किया था। हालांकि लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन उनकी ये भी बुराई भी हुई कि वो मिलेनियर नहीं लगते थे, उनको उसमें कास्ट किया गया, लेकिन उन्होंने अपने करेक्टराइजेशन से उसको फिक्स किया। तो वही उन्होंने मतलब ये ऑब्जर्वेशन, वो भी बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, सभी करेक्ट एक्टर बोलेंगे ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो मेथड और नेचुरल दो तरीके में फ़र्क है, उस फ़र्क को लेकर आपको एक बीच का रास्ता तैयार करना चाहिए। और उसमें ना मेथड में फंसना चाहिए, ना मुझे नेचुरल फंसना नहीं चाहिए। आपको एक करेक्टर तैयार करना है तो उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप से बात करनी चाहिए, उस करेक्टर के साथ बात करनी चाहिए और वो रिलेशनशिप वगैरह जो भी जैसी है उस हिसाब से बात करिए। अब ये तो थिएटर की बात है, और फिल्मों और सीरियल की बात करें तो अगर आप हालांकि आजकल वर्कशॉप वगैरह कराने लगे हैं और उसमें जिससे कि रिलेशनशिप डेवलप होती है, बॉन्डिंग बनती है, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता, हर एक जगह ऐसे नहीं होता कि आपको वर्कशॉप कराई जाए या फिर बॉन्डिंग हो। आपको शुरुआत में तो सीन दे दिया जाएगा, एक लीजिए आप, अब उस सीन के साथ कितने आप क्या करेक्टर पूछेंगे, क्या करेंगे आप। तो थोड़ा सा ही असिस्टेंट बताता है क्योंकि थोड़ा सा उसको पता होता है, और मेन डायरेक्टर से बात होगी तो वो आपको थोड़ा सा बता देगा।
जो भी होगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कुछ आपको अपने अनुभव से उस उन लाइन्स के हिसाब से और जो आपको थोड़ा-सा बताया जाएगा उसको मिला के आपको अपनी जो है तो क्लेवरनेस वहाँ काम आएगी और उस भी कैरेक्टर को आपको परफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो उसमें आपको कुछ आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगा। उस वो जो आपका 1 पेज का 2 पेज का होगा उसी के हिसाब से जो होगा आपको उस समय थोड़ा-सा जो भी आपको इनपुट मिलेंगे उस हिसाब से आपको ना अपने अनुभव के आधार पर करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगा। तो उसमें आपके पास टाइम भी नहीं होगा बहुत ज़्यादा कि आप वो 1 पेज के टाइम में आप जो है तो 2 दिन 4 दिन निकाल दें, वो आपको मिलेगा उस समय करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको स्पॉन्टेनियस भी होना पड़ेगा कि मिला, आपने उसको पढ़ा, थोड़ा-सा आपने को जो भी बंदे ने या बंदी ने बताया, तो उस हिसाब से आप फ़िल्म या सीरियल में आपको शुरुआत में काम करना होगा। अगर वर्कशॉप होती है तो आपको तो फिर सारी चीज़ें थिएटर वाली ही हो जाती हैं, आपको समझ में आता है क्या है, कैसा है। लेकिन अगर वही 1 दिन 2 दिन वाला काम है, छोटा-सा कैरेक्टर है या जैसा भी है, तो आपको पता चलता है, तो उस हिसाब से आपको तैयार रहना पड़ेगा। और एक सबसे आखिरी बात इसमें कहूँ कि थिएटर हो या रंगमंच हो या वीडियो हो, आपके साथ कुछ भी बुरा हो, उसको कैरेक्टर पर झलकना नहीं चाहिए। कैरेक्टर से कुछ मतलब नहीं। उस चरित्र से, उस आपके संवाद से, जो भी आपके साथ घटा है आगे पीछे, किसने आपको गाली दिया है या भूखे हैं, उस कैरेक्टर से कुछ लेना देना नहीं है। उसके आपके डायलॉग से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, मैंने कई जगह गलतियाँ की हैं, तो वो गलतियाँ आप नहीं करें। मैं गलती कर के सीखा हूँ, मैं चाहता हूँ आप वो गलतियाँ ना करें और जो भी घट जाए उसको दरकिनार कीजिए। जो आपको किरदार मिले, जो आपको संवाद मिले, उसको आप पूरी ईमानदारी से शिद्दत कीजिए, क्योंकि जो सामने जो बैठा है, जो ऑडियंस है, जो व्यूअर है, वो आपको उससे जज करेगी, ना कि इससे कि आप 3 दिन से भूखे थे या अगले आदमी ने गाली दे दिया या आपके घर में कोई मर गया। इससे कोई मतलब नहीं रहता है। ये हार्श बात है, लेकिन ऐसा आपको अनुभव करेंगे, आप इसको आत्मसात करेंगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो एक्टिंग पाठशाला में इसमें इतना ही। आप लोग अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए अपने रंग मित्र आलोक शुक्ला को इजाज़त दीजिए। आप खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।